कांग्रेस पार्टी पदाधिकारियों में बड़ा फेरबदल किया गया है। कुमारी शैलजा को छत्तीसगढ़ पार्टी के महासचिव बनाया गया है। शक्ति सिंह गोहिल को हरियाणा दिल्ली के पार्टी प्रभारी की कमान दी गई है। सुखजिंदर सिंह रंधावा को राजस्थान का प्रभारी नियुक्त किया गया है। तो बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे इस वक्त, जहां कांग्रेस पार्टी पदाधिकारियों में बड़ा फेरबदल इस वक्त किया गया है। जिम्मेदारियों को बदल दिया गया है कांग्रेस पार्टी के अंदर, जहां कुमारी शैलजा को छत्तीसगढ़ की पार्टी महासचिव बनाया गया। शक्ति सिंह गोहिल को हरियाणा और दिल्ली के पार्टी प्रभारी की कमान दी गई। सुखजिंदर सिंह रंधावा को राजस्थान का प्रभारी नियुक्त किया गया है। वहीं आज देश भर में बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की पुण्यतिथि मनाई जा रही है। बाबा साहेब की पुण्यतिथि के अवसर पर देश भर में उन्हें श्रद्धांजलि दी गई। दिल्ली में पीएम मोदी, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला समेत सभी वरिष्ठ नेताओं ने बाबा साहेब की तस्वीर पर पुष्प अर्पित कर उन्हें श्रद्धांजलि दी है। इसके अलावा कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और सोनिया गांधी ने भी बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर को श्रद्धांजलि दी। राजस्थान ग्रामीण आजीविका विकास परिषद द्वारा 1GP 1BC प्रोजेक्ट के तहत 17 जिलों में स्वयं सहायता समूहों की प्रशिक्षित एवं IIBF सर्टिफाइड महिलाओं को BC सखी के रूप में नियुक्त करने के लिए इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक और फिनो पेमेंट बैंक के साथ को MOU साइन किया गया। गौरतलब है कि ये BC सखियां संबंधित ग्राम पंचायतों में जाकर लोगों को निःशुल्क बैंकिंग सेवाएं उपलब्ध करवा रही हैं, जो महिलाओं की आमदनी और सशक्तिकरण का एक जरिया है। इन BC सखियों का कार्य बचत खाता खोलना, रकम निकासी, रकम जमा करने के साथ साथ बैंकिंग सेवाओं के अन्य प्रोजेक्ट जैसे बीमा एवं पेंशन योजनाओं में नामांकन की सुविधाएं उपलब्ध कराना और पेंशन वितरण करना है। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने ग्रामीण क्षेत्रों में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए राज्य बजट में राजस्थान ग्रामीण पर्यटन योजना की घोषणा की है, जिसके बाद अब ये योजना लागू कर दी गई है, जिसमें राज्य सरकार द्वारा गांवों के जीवन, कला, संस्कृति और विरासत को प्रदर्शित करने वाली पर्यटन इकाइयों को बढ़ावा दिया जाएगा। इस योजना के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों में पर्यटन इकाइयां स्थापित होने से स्थानीय लोक कला को प्रोत्साहन और हस्तशिल्प का संरक्षण होगा। साथ ही ग्रामीण इलाकों में स्थानीय लोगों के लिए रोजगार के अवसर भी उपलब्ध हो सकेंगे। कर्नाटक के मुख्यमंत्री की ओर से सांगली के 40 गांवों पर दावा किए जाने के बाद महाराष्ट्र सरकार के मंत्री लगातार सांगली के जत तहसील का दौरा कर रहे हैं। इसी कड़ी में महाराष्ट्र के उद्योग मंत्री उदय सामंत ने भी जत तहसील के सीमावर्ती क्षेत्रों का दौरा किया और लोगों से मुलाकात कर उनकी समस्याओं को जाना और उन समस्याओं को प्राथमिकता से सुलझाने का भरोसा भी दिलाया। वहीं कुमारी शैलजा को छत्तीसगढ़ कांग्रेस के प्रभारी बनाया गया। PL पुनिया को छत्तीसगढ़ कांग्रेस प्रभारी पद से मुक्त किया गया है। शक्ति सिंह गोहिल को हरियाणा कांग्रेस का प्रभारी नियुक्त किया गया। विवेक बंसल को हरियाणा कांग्रेस के प्रभारी पद से हटाया गया है। तो कांग्रेस के अंदर ये फेरबदल इस वक्त किया गया है। बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। कुमारी शैलजा को छत्तीसगढ़ कांग्रेस का प्रभारी इस वक्त बनाया गया है। PL पुनिया को छत्तीसगढ़ कांग्रेस प्रभारी पद से
मुक्त किया गया है। आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ में अगले साल यानी कि 2023 में विधानसभा चुनाव भी होने हैं। तो ऐसे में कांग्रेस पहले से ही जुटती हुई इस वक्त नजर आ रही है। तैयारियां कांग्रेस की तरफ से की जा रही हैं। आपको बता दें कि 2023 में कुल 9 राज्यों में विधानसभा चुनाव है और ऐसे में कांग्रेस कहीं से भी कोई कोर कसर छोड़ने के मूड में फिलहाल नजर नहीं आ रही। फरीदाबाद के खेड़ीपुल इलाके में 3 महिलाओं की खुदकुशी का मामला सामने आया। घटना की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस मामले की छानबीन कर रही है। फिलहाल तीनों शवों को पुलिस ने अपने कब्जे में ले लिया है। परिजनों से और आसपास के लोगों से पूछताछ पुलिस कर रही है। पुलिस की माने तो शवों के पास से कोई सुसाइड नोट्स बरामद नहीं हुआ। फिलहाल पुलिस हर एंगल से मामले की जांच में जुटी है। मामले की जानकारी देते हुए पुलिस ने बताया कि 2 महिलाओं का शव फांसी के फंदे से लटका मिला, जबकि एक महिला का शव फर्श पर पड़ा मिला। तीनों शव अलग अलग घर से बरामद हुए। पटियाला के सेंचुरी एनक्लेव स्थित एक घर में दिन दहाड़े घुसकर लूट करने का मामला सामने आया। खबरों की माने तो आरोपी पहले घर में घुसा और घर में बुजुर्ग के पैर छुए और फिर मौका पाते ही बुजुर्ग के गले से सोने की चैन छीनकर फरार हो गया। बता दें कि लूट की ये पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है, जो अब तेजी से वायरल हो रही है। पंजाब के पटियाला की ये तस्वीरें इस वक्त सामने आई है। रांची में शहरवासियों को जाम की समस्या से निजात दिलाने और ट्रैफिक व्यवस्था दुरुस्त करने के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं और इसी कड़ी में अब प्रशासन की ओर से ऑटो चालकों के लिए विशेष दिशा निर्देश जारी किए गए, जिसके तहत अब ऑटो चालकों को यूनिफॉर्म पहनना अनिवार्य होगा ताकि आसानी से उनकी पहचान हो सके। साथ ही यूनिफॉर्म ना पहनने पर ऑटो चालकों के चालान भी किए जाएंगे। इसके अलावा ऑटो चालकों को सड़क किनारे लाइन से ऑटो खड़ा करने और नंबर सिस्टम से पैसेंजर उठाने के भी निर्देश दिए गए। रांची में झारखंड राज्य बाल संरक्षण संस्था एवं चाइल्ड इन नीड इंस्टीट्यूट की ओर से परिवार को बच्चों की देखभाल के लिए प्रोत्साहित करने और बाल विवाह के रोकथाम के लिए लोगों को जागरूक करने के लिए राज्य स्तरीय पर कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यक्रम के दौरान बच्चों के शोषण पर चर्चा की गई। साथ ही बिना परिवार के रह रहे बच्चों के परिवार मुहैया कराने का भी लक्ष्य रखा गया। आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव का सिंगापुर में किडनी ट्रांसप्लांट का ऑपरेशन सफल रहा और लालू प्रसाद के ऑपरेशन को लेकर कार्यकर्ता लगातार पूजा और अर्चना करते रहे। इसी कड़ी में सासाराम के पायलट बाबा आश्रम में स्थित हवन कुंड में पूर्व एमएलसी कृष्णा सिंह और युवा आरजेडी के प्रदेश महासचिव विमल सिंह ने अपने सहयोगी के साथ हवन पूजन किया। साथ ही जल्द से जल्द आरजेडी सुप्रीमो के स्वस्थ होने की कामना की। इस दौरान उन्होंने बताया कि गरीबों के मसीहा लालू प्रसाद यादव का किडनी ट्रांसप्लांट हुआ है, जिसके सफल ऑपरेशन को लेकर पायलट बाबा धाम सोमनाथ मंदिर में हवन पूजन कर रहे हैं। राष्ट्रीय जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष गरीबों के मसीहा श्री लालू प्रसाद यादव जी का किडनी का ऑपरेशन सिंगापुर में हो रहा है। उनका सफल ऑपरेशन हो, इसके लिए हम लोग हवन कर रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं और भगवान सोमनाथ से कामना करते हैं। बिहार के सासाराम में बीजेपी नेता और केंद्रीय राज्य मंत्री अश्विनी कुमार चौबे ने कुटनी उपचुनाव में बीजेपी प्रत्याशी की जीत का दावा किया और कहा कि कुटनी में हुए उपचुनाव में बीजेपी प्रत्याशी की जीत तय मानी जा रही है। जनता ने बीजेपी के लिए जमकर मतदान किया है। उन्होंने इसके अलावा गुजरात और हिमाचल में भी बीजेपी की जीत का दावा किया और कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जादू का असर चारों तरफ देखने को मिल रहा है। रूप से जो भी चुनाव आज संपन्न हुआ है बिहार में उपचुनाव, मुझे विश्वास है कि भारतीय जनता पार्टी उसमें चुनाव में विजयश्री होगा। ऐसे राजस्थान में है, गुजरात में और हिमाचल में दोनों ही जगह पर चुनाव संपन्न हो गए। दोनों जगह पर भारी विजय की ओर हम लोग जा रहे हैं और मुझे विश्वास है कि आने वाले दिनों में दोनों ही राज्यों में हम बहुत स्पष्ट बहुमत से सरकार बनाएंगे। निश्चित
बिहार के कटिहार में न्यूज वन इंडिया की खबर का असर देखने को मिला। दरअसल न्यूज वन इंडिया ने बीते दिनों नदी के कटाव की खबर प्रमुखता से दिखाई थी और न्यूज वन इंडिया पर खबर दिखाए जाने के बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने खुद इस मामले पर संज्ञान लेने कटिहार पहुंच रहे हैं। और इसी पर अधिक जानकारी देने के लिए मनोज कुमार विशेष संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए। मनोज, क्या कुछ ताजा अपडेट है आपके पास में? न्यूज वन इंडिया ने पहले कटाव की खबर को दिखाया था, जिसके बाद में अब इस पूरे मामले पर खबर दिखाने के बाद असर कहीं ना कहीं देखने को मिल रहा है और मुख्यमंत्री अब खुद वहां पहुंच रहे हैं। जी बिल्कुल, जिस प्रकार देखा जाए कि जो अभी हम लोग के चैनल पे जो चली थी कटिहार की खबर थी और नदी कटाव का जो मामला था वो जोरों पर चल रहा था। इस मामले को लेकर सीएम के प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी कई सवाल उठाए गए थे। उसके बाद वहां पे लगातार वहां के पदाधिकारियों को सीएम द्वारा दिशा निर्देश भी दी गई थी और वहां पे चुप्पी साधे हुए थे, कोई भी पदाधिकारी वहां एक्शन नहीं लेते थे। लेकिन जब मुख्यमंत्री का जब दिशा निर्देश गया इस कटाव को लेकर तो वहां पे काफी एक्टिविटी देखने को मिल रही है, काफी सुधार देखने को मिल रहा है, काम भी चलने लगा तेजी से। तो कहीं ना कहीं ये माना जाए कि हमारे न्यूज वन इंडिया की जो खबर चली उसकी असर अब कटिहार में दिखने लगी है। जिस तरीके से देखा जाए तो अब मुख्यमंत्री खुद वहां पर पहुंचेंगे, किस वक्त पहुंचेंगे मुख्यमंत्री मनोज? जी देखिए, मुख्यमंत्री को वो पहले से भी कई लोग वहाँ पे अपने जनता दरबार में भी शिकायतें करते थे, खबरें भी लगातार अपने यहाँ चली। उसके बाद वहाँ के जो राजनेता थे, विधायक थे, सांसद थे, उनसे भी कई बार बातचीत की गई थी अपने चैनल के माध्यम से। उसके बाद उनसे भी उन्होंने मुख्यमंत्री ने जायजा लिया और इसी बहाने वहाँ पे मौका भी सीएम को जाने का मिल गया और बाढ़ कटाव का भी जायजा लेंगे। तो ठीक है मनोज, आप आगे लगातार बने रहिए, आगे भी आपसे अपडेट्स और तमाम खबरों पर जानकारियां लेंगे। बीते शुक्रवार को कटिहार के बरारी थाना क्षेत्र में दो गुटों के बीच में हुई गोलीबारी में मारे गए लोगों के परिवार से जेएपी अध्यक्ष पप्पू यादव ने मुलाकात की और जल्द ही उन्हें न्याय दिलाने का भी भरोसा दिलाया। साथ ही मृतकों के परिजनों के लिए उन्होंने सरकार से 20 लाख रुपए की मुआवजे की भी मांग की। बता दें, बीती शुक्रवार को हुई गोलीबारी में 6 लोगों की मौत हुई थी। अधिक जानकारी के साथ विशेष संवाददाता मनोज कुमार लगातार बने हुए फोन लाइन पर। मनोज, क्या कुछ ताजा अपडेट है आपके पास? मनोज, आवाज मिल रही है आपको? चलिए, हमारा संपर्क अभी उनसे टूट गया है, फिर से संपर्क साधने की कोशिश करेंगे। लेकिन लगातार आपको बता दें कि गुरुवार को गोलीबारी में 6 लोगों की मौत हुई थी, जिसके बाद में अब गोलीबारी में मारे गए लोगों के परिजनों से मुलाकात की है पप्पू यादव ने। तो सरकार से 20 लाख रुपए के मुआवजे की मांग इस वक्त पप्पू यादव करते हुए नजर आए हैं। अगली खबर, लखनऊ से शिवपाल को तोहफा दे सकते हैं अखिलेश यादव। नेता प्रतिपक्ष का पद शिवपाल को दिया जा सकता है, ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। शिवपाल को नेता प्रतिपक्ष अखिलेश यादव बना सकते हैं। अखिलेश यादव दिल्ली की राजनीति में अब कहीं ना कहीं हमें आने वाले समय में सक्रिय होते हुए नजर आएंगे। 2024 में अखिलेश यादव लोकसभा का चुनाव लड़ेंगे। यूपी से केंद्र तक सक्रिय होने की रणनीति में इस वक्त समाजवादी पार्टी जुटी हुई है। तो ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। अखिलेश यादव अब एक बार फिर से केंद्र की राजनीति में नजर आ सकते हैं। केंद्र की राजनीति में रणनीति बनाते हुए अखिलेश यादव नजर आ सकते हैं। हाल ही में उन्होंने ये संकेत भी दिए थे कि वो लोकसभा के चुनाव में चुनाव लड़ेंगे और कन्नौज सीट से वो चुनाव लड़ सकते हैं। ये संकेत अभी हाल ही में अखिलेश यादव की तरफ से दिए गए थे और अभी ये जानकारी मिल रही है कि नेता प्रतिपक्ष शिवपाल सिंह यादव को अखिलेश यादव बना सकते हैं, क्योंकि जिस तरीके से ये जो उपचुनाव हुए हैं इसमें शिवपाल सिंह यादव ने पूरा साथ समाजवादी पार्टी का दिया है, पूरा साथ डिंपल यादव का दिया है और अब इसके बदले ये तोहफा अखिलेश यादव दे सकते हैं। हमारे साथ में फोन लाइन पर हमारे संवाददाता एसके वाजपेयी जुड़ गए हैं। एसके, क्या कुछ ताजा अपडेट है? जिस तरीके से एक सपोर्ट कहीं ना कहीं चाचा शिवपाल करते हुए नजर आए, क्या इसी का ये तोहफा है कि नेता प्रतिपक्ष की जिम्मेदारी अब शिवपाल को दी जा सकती है?
बिल्कुल निश्चित तौर पर, क्योंकि अगर हम समाजवादी पार्टी के सूत्रों के हवाले से बात करें तो ये चीजें लगातार अंदर चल रही हैं कि अखिलेश यादव शिवपाल यादव को सम्मानजनक पद दे सकते हैं, और वो सम्मानजनक पद यूपी विधानसभा में होगा। तो सीधे तौर पर हम देखें तो भी यूपी विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष अखिलेश यादव हैं, क्योंकि सबसे बड़ी पार्टी समाजवादी पार्टी है। हालांकि शिवपाल यादव भी जसवंत से समाजवादी पार्टी के विधायक हैं और एक लंबा कार्यानुभव उनके पास संगठनात्मक तौर पर रहा है, क्योंकि मुलायम सिंह यादव जो संस्थापक थे समाजवादी पार्टी के, उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर शिवपाल यादव ने पार्टी को खड़ा करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष भी रहे, लगातार एक लंबा वक्त उन्होंने सरकार के कार्यकाल में भी कई बार उठाया है जब उनके पास कई विभागों का चार्ज रहा। तो इन सारे अनुभव का फायदा कहीं न कहीं अखिलेश यादव लेना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि 2024 में समाजवादी पार्टी बेहतर परफॉर्मेंस करे। उसको लेकर अखिलेश यादव लगातार अपने रणनीतिकारों के साथ इन विषयों को लेकर चर्चा कर रहे हैं, जिसमें बहुत जल्द ही शिवपाल यादव को नेता प्रतिपक्ष पद दिया जा सकता है। मतलब अपने चाचा शिवपाल यादव को अखिलेश यादव तोहफा देंगे, जिसकी कई वजह भी हैं। वजह है कि चुनाव में जिस तरीके से शिवपाल यादव ने सीबीआई जांच का जो परवाह नहीं की, साथ साथ अपने कार्यालय जाने की परवाह नहीं की, उनकी सिक्योरिटी सरकार ने घटा दी, उसकी भी परवाह नहीं की। और बावजूद इसके लगातार समाजवादी पार्टी की प्रत्याशी डिंपल यादव के लिए वो प्रचार करते रहे। तो कहीं कहीं अखिलेश यादव भी अपने चाचा से अपनी खटास खत्म करना चाहते हैं। यही वजह है कि अखिलेश यादव अपना फोकस केंद्र पर करेंगे। मतलब सीधे तौर पर 2024 में लोकसभा का चुनाव होना है, तो अखिलेश यादव लोकसभा का चुनाव लड़ेंगे, और साथ ही साथ केंद्र की राजनीति में अखिलेश यादव सक्रिय होंगे। और उत्तर प्रदेश में शिवपाल यादव को नेता प्रतिपक्ष बनाकर कहीं न कहीं एक सम्मान देकर उनको पार्टी के साथ जोड़े रहने की रणनीति समाजवादी पार्टी अपना सकती है। जी ठीक है, शुक्रिया इसके तमाम जानकारी और अपडेट्स देने के लिए। और अगली खबर है मेरठ से, जहां पर दबंगों ने युवक को पीटा है। दबंगों ने युवक को बंधक बनाकर उसकी पिटाई की है। युवक को मृत समझकर नाले में फेंक दिया। युवक को गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती कराया गया है। वहीं पड़ोस के ही 4 दबंगों ने इस वारदात को अंजाम दिया। लिसाड़ी गेट थाना क्षेत्र का पूरा मामला बताया जा रहा है। तो पहले युवक के साथ में मारपीट की गई है और उसके बाद में उसको गंभीर हालत में उसे नाले में फेंक दिया मृत समझ करके। पड़ोस के ही 4 दबंगों ने इस वारदात को अंजाम दिया है। बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे लिसाड़ी गेट थाना क्षेत्र का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। दबंगों ने युवक की पिटाई की है। मेरठ में दबंगों ने युवक को बंधक बनाकर उसकी जमकर पिटाई की है और युवक को मृत समझकर उसे नाले में फेंक दिया। वहीं युवक को गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां पर उसका इलाज चल रहा है। पड़ोस के ही 4 दबंगों ने इस पूरी वारदात को अंजाम दिया है। अधिक जानकारी के साथ संवाददाता अतुल शर्मा जुड़ गया। अतुल, क्या कुछ ताजा अपडेट है आपके पास इस पूरे मामले को लेकर? देखिए कीर्ति के मेरठ के थाना लिसाड़ी गेट का मामला है, जहां पर दबंग युवकों ने कहर बनकर एक बंधक बनाकर एक युवक को जमकर पीटा है। और देखा जाए तो काफी देर तक ये मारपीट हुई है। उसके बाद में जो गंभीर हालत में युवक को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पुलिस का कहना है कि मामले की जांच की जा रही है। जो इसमें आरोपी है जल्द ही गिरफ्तार कर कार्रवाई की जाएगी। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जो पड़ोसी 4 दबंग हैं, उन्होंने मिलकर के चारों लोगों ने एक युवक को पीटा है, जिसकी हालत बहुत गंभीर है। उसको अस्पताल में फिलहाल भर्ती कराया गया है। चलिए, शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए अतुल। अगली खबर लखनऊ से, क्षेत्र पंचायत सदस्य का पेड़ से लटका हुआ शव बरामद किया गया। क्षेत्र पंचायत सदस्य का शव मिलने से हड़कंप मच गया है। ग्रामीणों ने पुलिस को इसकी सूचना दी है। गोसाईगंज थाना क्षेत्र के रहमत नगर गांव का पूरा मामला बताया जा रहा है। क्षेत्र पंचायत सदस्य का शव मिलने से हड़कंप मच गया है। ग्रामीणों ने पुलिस को इसकी सूचना दी है, इसकी जानकारी दी है। गोसाईगंज थाना क्षेत्र के रहमत नगर गांव का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। तो लखनऊ से बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं।
अगली खबर गोंडा से, जहां पर डीडीओ ने बीडीओ के कमरे में ताला लगाया है। नाराज बीडीओ ने डीडीओ के खिलाफ तहरीर भी दी है। डीडीओ पर बीडीओ ने जान से मार डालने का यह आरोप लगाया। डीडीओ ने बीडीओ के खिलाफ आरोपों को खारिज किया है। विकासखंड मनकापुर का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। वहीं मेरठ में एक बार फिर से लोगों में तेंदुए का खौफ देखने को मिल रहा है। एक बार फिर सड़कों पर तेंदुआ नजर आया। सीसीटीवी कैमरे में तेंदुए की ये तस्वीरें कैद हुई हैं। मेरठ के सरस्वती लोक में ये तेंदुआ नजर आया है। तो सीसीटीवी कैमरे में ये तेंदुए की ये तस्वीरें कैद हुई हैं। मेरठ के सरस्वती लोक में ये तेंदुआ नजर आए, जिससे लोगों में कहीं ना कहीं दहशत इस वक्त एक बार फिर बन गई है। तेंदुए का खौफ एक बार फिर से लोगों में नजर आ रहा है। मेरठ की ये तस्वीर, जहां पर सीसीटीवी में कैद हुआ है एक तेंदुआ। अगली खबर कौशाम्बी से, जहां पर अज्ञात वाहन ने बाइक सवार को रौंद दिया। सड़क हादसे में दोनों युवकों की दर्दनाक मौत हो गई। पुलिस ने शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। कोखराज थाना के रसूलपुर गिरसा बाईपास का पूरा मामला बताया जा रहा है। अगली खबर गोंडा से, भूमाफियाओं ने पूरी सरकारी जमीन को बेच डाला है। सरकारी जमीन खरीद फरोख्त में 9 लोगों के खिलाफ कोतवाली नगर में केस दर्ज किया गया। कूट रचित दस्तावेजों से ये सरकारी जमीन को बेचा गया है। भूमाफिया नंद किशोर ने 8 लोगों को ये जमीन बेची है। एसडीएम के आदेश पर लेखपाल ने पूरा मामला जो है वो दर्ज कराया है। तो आपको बता दें कि भूमाफिया ने सरकारी जमीन जो है उसे बेच डाला है और इस पूरे मामले में 9 लोगों के खिलाफ कोतवाली नगर में केस भी दर्ज कराया गया है। कूट रचित दस्तावेजों में ये सरकारी जमीन जो है वो बेची गई है। भूमाफिया नंद किशोर ने 8 लोगों को जमीन बेची है। एसडीएम के आदेश पर लेखपाल ने पूरा मामला दर्ज कराया है। तो सरकारी जमीन खरीद फरोख्त में 9 मुलजिमों का नाम इस वक्त दर्ज कराया गया है। गोंडा में भूमाफियाओं ने सरकारी जमीन को ही बेच डाला है। और अगली खबर संभल से, 2 बाइकों की आमने सामने जोरदार टक्कर हुई। इस सड़क हादसे में 2 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई है। हादसे में 4 लोग घायल बताए जा रहे हैं। अस्पताल में घायलों को भर्ती कराया गया। बहजोई क्षेत्र के पवासा की घटना बताई जा रही है। तो बहजोई क्षेत्र के पवासा की पूरी ये घटना इस वक्त बताई जा रही है, जहां पर ये जोरदार भिड़ंत हुई है। 2 बाइकों की आमने सामने ये जोरदार टक्कर हुई और इस सड़क हादसे में 2 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई। 4 लोग घायल बताए जा रहे हैं। अस्पताल में घायलों का भर्ती कराया गया है, जहां उनका इलाज चल रहा है। तो संभल में ये हादसा आज सामने आया। 2 बाइकों के आमने सामने जोरदार भिड़ंत हुई है। इस सड़क हादसे में 2 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई है। वहीं हादसे में 4 लोग घायल बताए जा रहे हैं। अस्पताल में इनका इलाज कराया जा रहा है। और इसी के साथ फिलहाल देश दिन भर में इतना ही। नमस्कार।